बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ए लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706/32, इसका मई जून 2018 का पेपर 3 कर रहे हैं और पेपर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। इसके अलावा 2021, 2020, 2019 और फेब मार्च 2018 ये सारे पेपर आपको कराची अकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। एग्ज़ाम आपके बिल्कुल करीब हैं एंड आई थिंक इट्स वेरी गुड रिसोर्स अंडर वन प्लेस। सारे पेपर्स हैं जो बच्चे शुरू से देख रहे हैं ये उनको तो पता है, लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 कंसाइनमेंट अकाउंट से रिलेट्स करता है। वाई लिमिटेड इज बेस्ड इन मॉरिशस एंड हैज़ रिसेंटली सेंट ए कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स टू माहूद हु लिव्स इन इजिप्ट। कि माहूद जो है वो इजिप्ट में रहता है और वाई लिमिटेड मॉरिशस के अंदर है और उसने कंसाइनमेंट के ऊपर माल भेजा है। दे एग्रीड द फॉलोइंग टर्म्स, ये इन टर्म्स के ऊपर एग्रीड हुए हैं। माहूद हैज़ टू मेक एन एडवांस पेमेंट बिफोर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू हिम, के गुड्स उसके पास आने से पहले ही जो कुछ होगा वो एडवांस के अंदर भेज देगा, जो भी एडवांस पेमेंट करेगा, जो भी कंसाइनमेंट इसके पास आ रही है। माहूद इज़ इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑन ऑल सेल्स मेड बाय हिम, कि जितनी भी सेल्स हुई है उस सब पे उसको 5% कमीशन मिलेगा। द कमीशन इज़ कैलकुलेटेड ऑन द सेल्स वैल्यू आफ्टर डिडक्शन ऑफ द कमीशन, के जो भी सेल्स होगी उसमें कमीशन को डिडक्ट करने के बाद फिर 5% इसको दिया जाएगा। ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है। द कमीशन इज़ कैलकुलेटेड ऑन द सेल्स वैल्यू आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द कमीशन, कि जो सेल्स वैल्यू है एक्चुअली वो आपकी 105% की वैल्यू है। सेल्स अगर 100% है तो 5% इसका कमीशन भी शामिल कर लें तो ये सेल्स में एक्चुअली ये अमाउंट शामिल है। तो इसको कमीशन डिडक्ट करने के बाद में कमीशन इज़ कैलकुलेटेड ऑन द सेल्स वैल्यू आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द कमीशन, किसी सेल्स वैल्यू में से कमीशन को डिडक्ट करने के बाद में फिर 5% मिलेगा। तो हम करेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम देख लेंगे, लेकिन सेल्स जो है 105% बनती है। वो कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। कंसाइनमेंट के बहुत सारे सवाल मैं करा भी चुका हूँ। कंसाइनमेंट अकाउंट मैंने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट की तरह बिल्कुल बनाएं। इसको कंसेप्ट वही इस्तेमाल होगा। इसकी क्रेडिट साइड जो है वो रेवेन्यूज़ के लिए होगी, एंडिंग इन्वेंट्री आ रही होती है और डेबिट साइड के ऊपर सारे एक्सपेंसेस इसके आते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है इसकी, तो डिफरेंस अमाउंट जो है अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो जाता है और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस हो जाता है। इसको हम देखते हैं। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 को ये ट्रांजेक्शन हुई है। वाई लिमिटेड कहता है सेंट 1000 यूनिट्स टू माहूद एंड इनवाइस्ड हिम एट $175 ईच, के 1000 यूनिट्स जो हैं उसने भेजे और इनवाइस 175 के हिसाब से हुई है तो 175,000 जो है ये एक्चुअली हुई और ये तय था ये उसको एडवांस के अंदर भेज देगा। पेड फ्रेट ऑफ 15,400 एंड इंश्योरेंस ऑफ 3,200। इसके ऊपर फ्रेट भी लगा क्योंकि फ्रॉम मॉरिशस से इजिप्ट के अंदर आ रही है तो इंश्योरेंस भी लाजमी है। और ये इन्वेंट्री की वैल्यू के अंदर हम इसको ऐड करेंगे क्योंकि इन्वेंट्री सेलेबल पोजीशन लाने के लिए जितने भी खर्चे उस पर होते हैं वो सब उसकी कॉस्ट में शामिल होते हैं। तो ये फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री हो रहा है तो ये दोनों जो है इन्वेंट्री का पार्ट बनेंगे, इन्वेंट्री की कॉस्ट का। माहूद कहता है मेड एन एडवांस पेमेंट ऑफ $55,000 टू वाई लिमिटेड। उसने $55,000 की वाई लिमिटेड को पेमेंट करी। मेड कैश सेल्स ऑफ $480 यूनिट्स एट 257.50 ईच, के 480 यूनिट्स उसने बेचे हैं कैश के ऊपर और हर यूनिट जो है 257.50 का है। तो 480 को मल्टीप्लाई करते हैं 257.50 से तो 123,600 आता है ये। आगे कहता है मेड कैश सेल्स, इसने कैश सेल्स करी है, बल्कि कैश सेल्स की अमाउंट आ गई। मेड क्रेडिट सेल्स ऑफ 320 यूनिट्स एट 270 ईच, तो 320 मल्टीप्लाइड बाई 270 86,400 ये इसने सेल्स कर दी है। इसके अंदर पेड द फॉलोइंग ये इसने पेमेंट करी। इंपोर्ट ड्यूटी कस्टम से इस इन्वेंट्री को जो थी इसको जब उसने वहाँ से क्लियरेंस करवाई तो उसकी पेमेंट करी इंपोर्ट ड्यूटी। उसके बाद एडवर्टाइजिंग है। अब ये एडवर्टाइजिंग जो है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगा। अलबत्ता इंपोर्ट जो ड्यूटी इसने दी है ये इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। कैरिज इनवर्ट का मकसद हुआ कि इसको पोर्ट से लाने में जो आपका कैरिज इनवर्ट लगा
वो फिर डेफिनेटली आपको पता है कैरेज इनवर्ड जो है वो कॉस्ट में शामिल होता है, तो इन्वेंट्री की कॉस्ट में इसको शामिल करेंगे और इंपोर्ट ड्यूटी को शामिल करेंगे। कैरेज आउटवर्ड जो कस्टमर्स को इसने माल बेचा उन तक पहुंचाने के अंदर कैरेज आउटवर्ड लगा, तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर तो जाएगा लेकिन इन्वेंट्री के अंदर नहीं जाएगा। तो इन्वेंट्री में जाने वाली चीज़ें आपने देखा कि 4 आइटम है, एक ऊपर जो उसने पेमेंट करी है वो दोनों आएंगे, फ्रेट और इंश्योरेंस, और इसके अलावा यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी है और एक कैरेज इनवर्ड है। All customers who bought on credit from Mahood settled their account in full at 31st December 2017। सब ने सेटल कर दिया अपना अकाउंट जो माल क्रेडिट के ऊपर बेचा था, एक्सेप्ट ए कस्टमर हु बॉट 16 यूनिट्स, उसने 16 यूनिट्स खरीदे थे। इट वाज कन्फर्म दैट नथिंग विल बी रिकवर्ड फ्रॉम दिस कस्टमर, के इस कस्टमर से कुछ भी रिकवर्ड नहीं होगा। तो 16 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 270 का एक यूनिट से। देखिए क्रेडिट के ऊपर जो बेचा था माल वो लीजिएगा, क्योंकि क्रेडिट वाला ही बैंक अपना वो आपको पैसे नहीं दे रहा है, तो उसको हमने 270 के अंदर बेचा था। तो 16 को 270 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 4320, ये फिर बैड डेट्स आपका हो गया, ये भी एक्सपेंस है आपका, और हम एक्सपेंस के अंदर जब ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड के ऊपर लिख देंगे इसको। एट द ईयर एंड 60 यूनिट्स विद माइनर फॉल्ट वर डिस्कवर्ड बाय महूद, के महूद ने 60 यूनिट्स जो हैं उसको पता चला कि यार फॉल्ट है उसके अंदर, एंड देयर नेट रियलाइजेबल वैल्यू वाज 150 ईच, और हर यूनिट की वैल्यू 150 ईच है जो पड़ेगी नेट रियलाइजेबल वैल्यू की, क्योंकि इसमें फॉल्ट है तो ये बिकेगा तो फिर 150 के अंदर बिकेगा। तो पहले हम इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल कर कैलकुलेट कर लेंगे कि इन्वेंट्री बची हमारे पास कितनी है, वो तो यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए हमने 1000 यूनिट्स जो है वो भेजे थे, और 1000 के अंदर से इसने क्या करा है, इसने 480 एक बेचे और 320 एक है, तो 480 और 320 ये बिक गए। तो 800 यूनिट्स जो हैं आपने देखा कि बिक गए, तो 1000 हमने भेजे थे, तो फिर कितने यूनिट्स बचे एंडिंग इन्वेंट्री के, 200 यूनिट्स जो हैं बचे हैं, और 200 के अंदर से भी जो 60 यूनिट्स हैं उसके अंदर फॉल्ट आ गया है। तो इसका मकसद है 140 यूनिट्स जो हैं वो नॉर्मल हैं आपके पास, और ये 60 यूनिट्स जो हैं इसके अंदर थोड़ा फॉल्ट है, और इसकी वैल्यू $150 ईच के हिसाब से है। महूद पेड द बैलेंस ओइंग टू वाई लिमिटेड बाय चेक, के जो भी ओ था उसका अमाउंट उसे पे करना था, उसने वाई लिमिटेड को चेक के ज़रिए पे कर दिया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर, ये हो गया कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट टू बी यूज्ड व्हेन वैल्यूइंग इन्वेंट्री, कि जब इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करेंगे तो फिर कॉस्ट पर यूनिट निकालें। तो देखिए सिंपल है कॉस्ट पर यूनिट निकालने का। परचेस कॉस्ट आपको पता है 1000 यूनिट्स हैं, और 175 के हिसाब से 1 यूनिट था, तो परचेस कॉस्ट 175,000। फ्रेट और इंश्योरेंस मैंने कहा था इसको प्लस कर लें। इंपोर्ट ड्यूटी और कैरेज इनवर्ड, ये भी मैंने कहा था ये 4 चीज़ें प्लस हो जाएंगी, ये दी हुई हैं मैं सवाल में, इन चारों को प्लस किया, टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट आ गई $198,000, और 1000 यूनिट्स हैं तो एक यूनिट जो है $198 का पड़ा आपको। इसमें से 140 यूनिट्स जो हैं उसकी वैल्यू तो इसी 198 के हिसाब से आएगी। तो 140 मल्टीप्लाइड बाई 198, ये 198 जो हमने निकाला है, तो 27,720 ये हो गया। और जो 60 यूनिट्स हैं उनकी यूनिट्स की प्राइस 150 है। देखिए कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं, और जो कम होती है उस पर वैल्यूएशन करते हैं। तो हमारी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की कॉस्ट 198 आई थी, वो कहता है कि उसमें माइनर डिफेक्ट है, और वो $150 की नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। तो इसलिए ये 60 यूनिट्स की वैल्यूएशन हम 150 के हिसाब से करेंगे। तो इसको हमने करा तो ये 9000 आ गया, और 9000 के अंदर प्लस कर लिया आपने 27,720, तो 36,720 ये एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट आ गई आपके पास। तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने को आपने उसने कहा था, कॉस्ट पर यूनिट आपने निकाल लिया, और टू बी यूज व्हेन वैल्यूइंग इन्वेंट्री के जब इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी वो हमने कैलकुलेट कर ली, एंडिंग इन्वेंट्री भी हमने कैलकुलेट कर ली। कहता है प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर अलबत्ता सबसे क्रेडिट साइड के ऊपर मैंने कहा था कि जो रेवेन्यूज़ हैं वो आ रहे होते हैं। तो देखें एक कैश सेल्स आपने करी 480
यूनिट्स की 257.5 के हिसाब से 123,600 हम ऊपर निकाल कर आए थे। मल्टीप्लाई करके निकालने क्रेडिट सेल्स आपकी आ गई। और ये जो बैलेंस सीडी है, हमेशा याद रखिएगा कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर ये बैलेंस सीडी जो एंडिंग इन्वेंट्री आपके पास बची है, ये एक्चुअली बैलेंस सीडी वो अमाउंट होता है। तो ये मैं बार बार बता भी चुका हूँ, जब मैंने कंसाइनमेंट आपको पढ़ाया था पहले भी, कि एंडिंग इन्वेंट्री को आप क्रेडिट साइड के ऊपर लिखते हैं। उसका कंसेप्ट मैंने आपको ये बताया था कि परचेजेस और कैरिज इनवर्ड जितनी भी कॉस्ट है वो सारी की सारी आ रही है डेबिट साइड के ऊपर। तो हम क्या करते हैं कि कॉस्ट परचेजेस के अंदर कैरिज इनवर्ड को प्लस करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री है वो प्लस हो जाएगी, और ये क्योंकि बैलेंस सीडी है नेक्स्ट ईयर के अंदर ये बैलेंस बीडी हो जाएगा। तो ओपनिंग इन्वेंट्री है ही नहीं इसके अंदर, तो परचेजेस के अंदर कैरिज इनवर्ड को प्लस किया, वो हम डेबिट साइड पर लिखेंगे। उसमें से एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा। तो अगर एंडिंग इन्वेंट्री को भी डेबिट साइड लिख देंगे तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स तो नहीं आएगी, इसलिए इसको क्रेडिट साइड के ऊपर बैलेंस सीडी बनाते हैं ताकि प्रॉपर कॉस्ट ऑफ सेल्स लेजर अकाउंट की मदद से कंसाइनमेंट अकाउंट में कैलकुलेट हो जाए। क्योंकि दो एलिमेंट्स यहाँ पर आने दे, ये देखें 175,000 गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट आ गया इसके अंदर। और यहाँ ये करते हैं कि जितने एक्सपेंसेस हैं जो आपने इन्वेंट्री के अंदर लगाए हैं या इसके अलावा लगाए हैं वो सारे आप लिख दें इसमें लाके। देखें फ्रेट लिख दिया, इंश्योरेंस लिख दिया, कैरिज इनवर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी, एडवर्टाइजिंग और कैरिज आउटवर्ड, ये हमने वहाँ पर छोड़े थे दो एक्सपेंसेस, यहाँ हमने आके इन दोनों को भी लिख दिया। तो जितने एक्सपेंसेस हैं, परचेजेस हैं, सब आप कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पर लिख दें लाके। बैड डेट्स, आपका एक बैड डेट्स हुआ था 16 यूनिट्स 270 के हिसाब से, वो देखें बैड डेट्स भी यहाँ लाके लिख दें। और बैड डेट्स लिखने के बाद में अब यहाँ आपको कमीशन कैलकुलेट करना है। कमीशन कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि जो क्रेडिट सेल्स है 123,600 प्लस 86,400, ये 210,000 बनता है। इसका 5% निकालना है, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर कमीशन इंक्लूड है, तो कमीशन को एक्सक्लूड करके अगर निकालना है तो एक्चुअली ये 105% वैल्यू है ये, क्योंकि सेल्स प्लस कमीशन इसमें इंक्लूड है जो उसने हमसे कहा था। तो एक्चुअली ये 100% फिगर नहीं है, ये 105% फिगर है। तो 105 को आप नीचे लिखें, 5 को ऊपर लिखें तो कमीशन आपका आ जाएगा। इसकी टेक्निक यही होती है 210,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाय तो ये 10,000 आपके पास आ गया। इस तरीके से कमीशन निकालिएगा। इसमें ये ट्रिकी पॉइंट सा थोड़ा सा कि कमीशन इंक्लूड है सेल्स में, तो हमेशा जो कमीशन की परसेंटेज है वो 100 के अंदर प्लस करके नीचे लिखें आप उसका परसेंटेज, उसके जब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें, और जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है उसको ऊपर लिखें। जैसे हमने 5 डिवाइडेड बाय 105 लिखा और सेल्स की वैल्यू पे निकलेगा तो देखिए कमीशन आपको 10,000 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। कमीशन लिखने के बाद में अब आप डेबिट और क्रेडिट का टोटल करें। अगर क्रेडिट साइड आपकी ज़्यादा है, जो इस वाले सवाल में ज़्यादा है आपकी, तो फिर इनकम स्टेटमेंट का मकसद है कि ये इस कंसाइनमेंट के ऊपर जो वाई लिमिटेड है उसने प्रॉफिट कमाया। कितने का प्रॉफिट कमाया? $21,400 का प्रॉफिट उसमें कमाया। दैट्स द पॉइंट। कंसाइनमेंट अकाउंट बहुत सिंपल होता है, पहले भी मैं सवाल करा चुका हूँ। कंसाइनमेंट अकाउंट जस्ट लाइक ट्रेडिंग अकाउंट की तरह होता है। यहाँ एंडिंग इन्वेंट्री की कैलकुलेशन वो आपसे पूछ लेता है, तो IAS 2 आपको पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने के लिए कौन सी कॉस्ट उसके अंदर जाती है और कौन सी कॉस्ट उसमें नहीं जाती। जैसे इस सवाल में हमने एडवर्टाइजिंग और कैरिज आउटवर्ड को हटा के बाकी जो कॉस्ट थी जो उसको सेलेबल पोजीशन में लाने के लिए ज़रूरी थी वो हमने सब प्लस कर दी थी। इसके अलावा कमीशन की कैलकुलेशन आपने देखी, और बाकी एंडिंग इन्वेंट्री को कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड के ऊपर लिखते हैं बैलेंस सीडी करके, ये इसका कंसेप्ट था। और कमीशन और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन मैं आपको करा के आ रहा हूँ, इसने भी कैलकुलेट करके दिया, और कमीशन भी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया, इसने भी दिया हुआ है। तो ये आपके पास कंसाइनमेंट अकाउंट बन गया। आगे कहता है प्रिपेयर महूद's अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर के महूद का अकाउंट बनाया वाई लिमिटेड की किताबों में, बुक्स के अंदर। तो द कंसाइनी, एक कंसाइनर होता है, एक कंसाइनी होता है। हमारे पास कंसाइनर कौन है? वाई लिमिटेड है। और कंसाइनी कौन है? कंसाइनर वो जो इसके जो माल भेज रहा है, और कंसाइनी कौन है? जिसके पास माल जा रहा है। तो कंसाइनी हमारे वाले सवाल में महूद है एक्चुअली। तो ये महूद का आ गया आपके पास कंसाइनी का अकाउंट। और जब कंसाइनी अकाउंट बनाएंगे तो इसकी लॉजिक बड़ी सिंपल होती है कि जो भी कंसाइनी माल बेच रहा है वो क्योंकि हमारे बिहाफ के ऊपर बेच रहा है, तो जितना भी वो बेच रहा है उससे हम महूद के अकाउंट को डेबिट करेंगे। महूद के अकाउंट को क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि एक्चुअली ये अमाउंट महूद से हमें लेना है, और महूद ने जितने भी कंसाइनमेंट के ऊपर खर्चे करें ये सब हमें पे करना होते हैं, तो ये हमारी लाइबिलिटीज़ होते हैं। तो महूद के अकाउंट को उन तमाम खर्चों के लिए हम क्रेडिट कर देंगे। और इसके अलावा
जो कमीशन हमने दिया है वो भी इसको पे करना है, और वो भी हम क्रेडिट साइड के ऊपर लिखेंगे, क्योंकि महूत क्रेडिट का मकसद है कि महूत के अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं, क्रेडिट का मकसद है लाइबिलिटी कि ये महूत को हमें पे करना है। तो ये आप जहन के अंदर रखिएगा। उसके बाद आ जाएं तो महूत, क्योंकि महूत से क्या बात हुई थी, महूत से ये बात हुई थी कि वो जितना भी माल हम देंगे, ये इसमें देखें क्या करा है कि 123,000 86,000 का हमने इसको डेबिट करा, क्योंकि ये अमाउंट हमें उससे लेना था। ये 210,000 बन गया, ये रिसीव करना है उससे। बैंक एडवांस पेमेंट जो है उसने हमें दी थी, तो एडवांस पेमेंट देने का मकसद हुआ कि महूत के अकाउंट को हमने क्या करा, हमने क्रेडिट कर दिया और बैंक को डेबिट कर दिया। इंपोर्ट ड्यूटी, ये महूत को पे करना है हमें, तो इंपोर्ट ड्यूटी को हमने डेबिट कर दिया अपनी बुक्स के अंदर, और महूत के अकाउंट को क्रेडिट किया। कैरेज इनवर्ड हो गया, ये इसने पे किया था। एडवर्टाइजिंग इसने पे की थी। 4 एक्सपेंस इसने पे किए थे, तो चारों की वजह से हम क्या करेंगे, एक्सपेंस अपने पास रिकॉर्ड करेंगे और महूत के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि महूत को ये पैसे हमें देने हैं। बैड डेट्स की वजह से भी महूत के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और कमीशन की वजह से भी महूत के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये कमीशन भी हमें उसे पे करना है। एडवांस पेमेंट क्योंकि उसके पास से पैसा आया था, इसलिए उसके अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। और उसके बाद उसने कहा था कि बाकी सारी पेमेंट महूत ने कर दी, तो ये डेबिट 210,000 में से यहाँ तक जब आप जमा करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो एक्चुअली बैंक महूत जो है हमें पेमेंट कर देगा, तो बैंक टू वाई लिमिटेड। और ये बैलेंसिंग फिगर आप देख रहे हैं, ये फिर फाइनल पेमेंट हो गया, और आपका लेजर जो है डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया। सिंपल। जो कंसाइनी है, कंसाइनर की बुक के अंदर वो रिसीवेबल की तरह बस उसको ट्रीट करें आप, कि जब इससे कुछ चीज़ लेनी है, जब ये माल बेचेगा वो पैसा इससे लेना है, बाकी जो ये खर्चे कर रहा है उसकी वजह से इसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो पेमेंट हम अपने पास हम करेंगे इसको। इसने हमारे बिहाफ के ऊपर वो सारी पेमेंट करी है। बैड डेट्स भी वही है, कमीशन भी वही है, सारे एक्सपेंस हैं। कोई एडवांस पेमेंट अगर ये कर रहा है तो भी इसका अकाउंट क्रेडिट होगा, और बाकी बैलेंसिंग फिगर इसके पास से हमारे पास आ जाएगी। जैसे $123,280 की इसने पेमेंट कर दी हमें, फाइनल जो बैलेंसिंग फिगर थी। तो ये महूत का अकाउंट बन गया वाई लिमिटेड की बुक्स के अंदर। The directors of Y Limited are thinking of opening a branch overseas to sell its goods rather than having a consignment agreement with Mahood। कि कंसाइनमेंट के बजाय ये अपनी खुद ब्रांच खोलने में इंटरेस्टेड हैं, कि महूद के बजाय हम खुद ही एक ओवरसीज़ ब्रांच खोल के खुद माल बेचें। सजेस्ट वेदर वाई लिमिटेड शुड कंटिन्यू कंसाइनिंग गुड्स टू महूद और ओपन ए ब्रांच ओवरसीज़, के क्या कंसाइनमेंट कंटिन्यू करें या फिर ब्रांच खोल लें अपनी। तो देखिए ओवरऑल इस कंसाइनमेंट में तो हमें नज़र आ रहा है कि काफ़ी हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। ऊपर हमने देखा कि कंसाइनमेंट से हमने प्रॉफिट कमाया अच्छा खासा, 21,400 का प्रॉफिट हमने कमाया है कंसाइनमेंट से। तो ओवरऑल तो प्रॉफिट के अंदर है। तो अगर ओवरसीज़ खोलने के अपने एडवांटेजेस हैं, लेकिन ओवरऑल ये है कि कंसाइनमेंट गुड्स टू महूद देख लेते हैं। कैन टेस्ट द ओवरसीज़ मार्केट बिफोर इन्वेस्टिंग हैविली, के अभी इसके साथ चलने दें, साइमल्टेनियस चलाएँ, पहले वहाँ थोड़ा रिसर्च कर लें और देखें कि वो सही भी है नहीं है। एकदम डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए महूद के साथ। देयर वुड बी नो इनिशियल सेटअप कॉस्ट ऑफ ए ब्रांच, के कोई इनिशियल सेटअप कॉस्ट नहीं होगा ब्रांच का, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं महूद के साथ, तो इनिशियल कोई आपका ख़र्चा नहीं होगा। वेरएज अगर आप ओवरसीज़ ब्रांच खोलेंगे तो इनिशियल आउटले कैश का अच्छा खासा आपका होगा, क्योंकि आपको अपनी ब्रांच खोलनी है, रेंट पे लेंगे, या कोई जो प्रीमिसेस है वो आप बाय करेंगे। तो इन दोनों सूरतों के अंदर खर्चा अच्छा खासा है आपका। द करंट कंसाइनमेंट अरेंजमेंट्स आर प्रॉफिटेबल, अभी जो हम काम कर रहे हैं वो तो प्रॉफिटेबल है। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स बेस रेपुटेशन नॉलेज ऑफ एग्जिस्टिंग मार्केट इज़ ऑलरेडी इस्टेब्लिश। इस मार्केट में तो जहाँ हम इजिप्ट हैं इसके अंदर तो हमारी प्रोडक्ट बिक भी रही है और प्रॉफिट में बिक रही है, तो काफ़ी एक्सपर्टीज़ भी है हमारे पास। लेस रिस्क इन टर्म्स ऑफ ओवरसीज़ इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड सोशल इन्वायरमेंट, कि जो 4 होते हैं। इकोनॉमिकल हो गया, क्योंकि ओवरसीज़ ब्रांच खोलेंगे तो इकोनॉमिक कंडीशन भी देखनी पड़ेगी कि उस कंट्री की क्या है। पॉलिटिकल सिचुएशन, ऐसा तो नहीं है हमारी कंट्री के साथ कोई रिफ्ट है उस कंट्री की, तो उस सूरत के अंदर भी अफेक्टेड होते हैं बिज़नेस। कल्चरल क्या है कि वो कल्चर मैच भी कर रहा है कि हमारी प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं मिसफिट हो जाएगी जाके। एंड सोशल इन्वायरमेंट, तो सोशली तौर पर लोग कितना एक्सपेंडिचर ज़्यादा करते हैं, सेविंग ज़्यादा करते हैं, क्या है। तो इस चारों फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। ओपनिंग ए ब्रांच ये है कि वुड हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, यहाँ आपका अपना कंट्रोल होगा। वहाँ महूद बेच रहा है, यहाँ आप खुद बेचेंगे, तो यू हैव द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। देयर वुड बी अ सेविंग ऑफ कमीशन टू महूद, महूद को कमीशन नहीं देना पड़ेगा, बस आपके खर्चे होंगे बिजनेस के, बाकी जो कुछ होगा वो प्रॉफिट होगा आपका। अलाउज एक्सपेंशन ओवरसीज इफ लोकल मार्केट इज सैचुरेटेड।
कि अगर लोकल मार्केट आपकी सैचुरेटेड है तो फिर अलाउ करें, फिर आप एक्सपेंशन पे चले जाएं, वो प्रॉफिटेबल होगा। तो ये इसके प्रोज एंड कॉन्स थे, और आप इसके बाद एक स्टैंडर्ड जुमला लिखें इसके अंदर कि वाई लिमिटेड शुड कंसिडर द प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओपनिंग ए ब्रांच ओवरसीज एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। तो ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3 हमने आज कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।